पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो टाइप हम लोग डिस्कस किए थे, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल कंप्लीट कर लिए जिसमें एक सिस था और दूसरा ट्रांस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। आज हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल ऑप्टिक वर्ड से बना है, फिजिक्स का एक पार्ट है आपका ऑप्टिक्स, उसमें भी पढ़े होंगे और वहाँ पर भी आप लाइट के बारे में पढ़े होंगे, मिरर पढ़े होंगे, लेंस पढ़े होंगे, प्रिज्म पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी ये आइसोमेरिज्म भी कुछ लाइट से ही रिलेटेड है। लाइट के बारे में पढ़ें। ये व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। इस एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के लिए हमें व्हाइट लाइट का जरूरत नहीं है, हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का जरूरत है। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट वैसे लाइट को कहते हैं जो सिंगल कलर्ड होता है, यानी कि रेड कलर सिर्फ है, ब्लू कलर सिर्फ है, ग्रीन कलर सिर्फ है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाएगा। जनरली आप लैब में काम करेंगे तो वहाँ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट के रूप में सोडियम लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो एक सिंगल लाइट इस्तेमाल करेगा। आप दूसरे भी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वाइट लाइट नहीं लेना है, क्या लेना है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ में आया? सिंगल कलर्ड लाइट। ये विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्लास 11th में पढ़े होंगे आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उन्हें कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का परपेंडिकुलर होता है, तभी एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें हम लोग डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यानी ये चारों तरफ में लाइट इमिट कर रहा है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पोलैरीमीटर कहा जाता है। इसमें दो निकल प्रिज्म लगे होते हैं, ये इस तरीके से प्रिज्म लगा हुआ है। आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि जब व्हाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से तो 7 कलर में टूट जाता है। तो यहाँ तो ये व्हाइट लाइट भी नहीं है, कौन सा लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है और दो प्रिज्म है। और ये भी पढ़े होंगे आप, एक डिस्पर्स लाइट है, फिर दूसरा प्रिज्म है, तो वो फिर उसको क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ से जब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पोलैरीमीटर कहा जाता है, पोलैरीमीटर। और इस तरफ में जब पोलैरीमीटर से पार करता है तब यहाँ पर ये एक लाइटेड लाइन जैसा दिखाई देता है, यानी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एक लाइटेड लाइन में कन्वर्ट कर जाता है और इसी लाइटेड लाइन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। पोलराइज्ड लाइट। अब एकदम सिंपल हो गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या? तो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू पोलैरीमीटर देन वी गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक आम बोलचाल की भाषा में हम समझे नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो ऐसे समझो कि सामने में एक बल्ब जल रहा है, नेकेड आई से देखेंगे तो उस बल्ब से चारों तरफ में लाइट इमिट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब पोलैरीमीटर को सामने ले आएंगे और पोलैरीमीटर से आप व्यू करेंगे तो वो लाइटेड बल्ब जो है, जो चारों तरफ लाइट इमिट कर रहा है, अब वो एक लाइटेड लाइन में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि वो एक प्लेन में कन्वर्ट कर गया। यानी नेकेड आई से देखोगे तो चारों तरफ निकल रहा है, लेकिन पोलैरीमीटर से देखेंगे तो चारों तरफ लाइट नहीं निकल रहा है, वो अब क्या दिखाई देगा? एक लाइटेड लाइन दिखाई देगा जिसमें मीटर लगा हुआ होता है, एंगल बना हुआ होता है इसके चारों तरफ। तो इसको लेंस को एडजस्ट करके यहाँ पर वो जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस पर ले आया जाता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। अब ये सिस्टम आपका कोई केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है और ये पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए अब आपका सेटअप तैयार हो चुका है। आप क्या करेंगे? जो केमिकल सब्सटेंस है उसका लिक्विड फॉर्म अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। अगर वाटर में इनसॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसका लिक्विड सॉल्यूशन तैयार कर लिया और उसके एक ड्रॉप को स्लाइड पर डाल करके इस पोलैरीमीटर में इंसर्ट करते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? स्लाइड पर ही ब्लड टेस्ट अगर आपको करना होता है तो ब्लड का ड्रॉप गिरा करके स्लाइड के ऊपर में फिर माइक्रोस्कोप से व्यू करते हैं कि उनके अंदर में रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, और फिर वो बताता है आपको कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है,
वो सारा पार्ट उसी तरीके से यहाँ पर भी इंसर्ट करते हैं स्लाइड को और फिर व्यू करते हैं। अब कहता है ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है जो पोलैरीमीटर से पता चलता है। ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस पर है। आप केमिकल सब्सटेंस ऐड किए, ऐड करने के बाद भी देख रहे हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। इनएक्टिव यानी कि इसने कोई काम किया ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस पर था, जैसे ही आप डाले केमिकल सब्सटेंस को और आप व्यू कर रहे हैं तो यहाँ ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस की बजाय इधर मूव कर गया, यहाँ घूम गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या ये भी हो सकता है कि लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है, ये क्लॉकवाइज की जगह किस तरफ में मूव कर गया, एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। और इस ऑप्टिकली एक्टिव में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है इसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, रोटेटरी, और इसे हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है इसे लीवो रोटेटरी कहा जाता है, और इसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर से इन सारे पार्ट को मिलाते हैं। When a beam of monochromatic light is passed through polarimeter, then we get plane polarized light. The chemical substance which cannot rotate the plane polarized light is called optically inactive, while the substance which can rotate either in clockwise or anti-clockwise direction is called optically active. The optically active substance which rotate the plane polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory, while the substance which rotate in anti-clockwise direction is called levorotatory. बोलो ये क्लियर है? अब ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहा जाता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे। इनएक्टिव किसको कहा जाता है? जो कुछ नहीं किया। जैसे अगर हम आपको दिए कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सही भी बन सकता है, गलत भी बन सकता है, लेकिन आप अटेम्प्ट लिए, एक टीचर वही चाहता है कि उसका स्टूडेंट अटेम्प्ट लिया है। अगर अटेम्प्ट लिया है तो वो कंफर्म है कि अगर आज गलत भी बनाया है तो कल सही बनाएगा। लेकिन नाराजगी उसकी तब होती है जब वो देखता है कि वो स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं लिया है, वो बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इनएक्टिव है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो एक्टिव बनना है तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो लीवो। अब बड़ा सवाल, अब तो सर समझ गए, हमको अगर लैब में भेज दिया गया, सैंपल ए बी सी डी ये करके दे दिया गया है, तो अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और अगर एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। पोलैरीमीटर में डाल करके देखेंगे कि किधर घूम रहा है, उसके अनुसार से लिख लेंगे, और इसी के मीटर से भी बता देंगे कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है। 20 डिग्री रोटेट किया है, 30 डिग्री रोटेट किया है, लीवो रोटेशन और डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में तो पोलैरीमीटर नहीं दिया रहेगा, वहां तो फार्मूला दिया रहेगा, और फार्मूला से हमको बताना है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो वो कैसे करेंगे? अब उसकी तैयारी करते हैं। फार्मूले के बारे में बताया है, यही कंसेप्ट आएगा आपका ऑर्गेनिक में भी, हेलोअल्केन हेलोरीन में भी। अभी जब बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल, वहां ऑर्गेनिक का बताएंगे, और उस जगह पर क्या डिफरेंस है वहां डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। कहता है यहाँ पर कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैं वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि सर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या हुआ? ये क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बताते हैं सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को लेकर के चलते हैं और इससे बनाते हैं। ये मिरर है, एक ज्योमेट्री ये है, दूसरा ये है। अब इसका इमेज बनाते हैं। स्फेरिकल है,
इसका इमेज भी स्फेरिकल होगा। इसका इमेज बनाएंगे तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, ये वाले पार्ट का इधर बनेगा, ये उधर चला गया, यहाँ यहाँ ऐसे, और ये लास्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। अब इन दोनों में से एक सुपर इम्पोजेबल है और दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये दो ज्योमेट्री है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सुपर इम्पोजेबल है और कौन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप क्या करो, इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट को यहां से हटा रहे हैं और इसके इमेज के ऊपर में ले जा रहे हैं। देखो यहाँ इमेज के ऊपर ले जा रहे हैं। अगर ये अपने इमेज को कवर कर ले, थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आ रहा है इस वजह से, अदरवाइज आप इमेजिन कर सकते हो कि अपने इमेज को ये पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन अगर इसी को हम ले जाते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो बताओ तो ये अपने इमेज को कवर करेगा? इधर मिलाएंगे तो इधर वाला ये पार्ट चला जाएगा, उधर ले जाएंगे तो इधर वाला ये पार्ट चला जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, सुपर इम्पोजेबल। ये हुआ सुपर इम्पोजेबल। और ये बताओ क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब बोलो क्लियर हुआ, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको इमेजिन करो कि उसके इमेज पे डाल रहे हैं, अगर वो अपने इमेज को कवर कर रहा है तो सुपर इम्पोजेबल। और जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा वैसे केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसे थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ताकि लिख सके, यहाँ जगह बन सके। इसे भी यहाँ से हटाते हैं, यहाँ ले गए, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, इधर लिख यहाँ पर। अब देखो ये सुपर इम्पोजेबल है, तो जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कहता है कि ये दोनों केमिकल सब्सटेंस एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि आइसोमर तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहा जाता है। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कंपाउंड को लेकर के चलेंगे, ये अलग कंपाउंड माना जाएगा और ये अलग कंपाउंड माना जाएगा। ये तो अभी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसी कंपाउंड के फॉर्मूला को लेकर के। हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर सिलेबस के अनुसार से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो एक कंपाउंड को ही ले लेते हैं और उसका ज्योमेट्री बनाते हैं और फिर देखेंगे कि वो सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे यहाँ देखो, ये कंपाउंड है CO OX2 Cl2 और 3- यहाँ पर। अब सबसे पहले इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। OX डाइडेंटेट है, क्या लिखेंगे, 2 × 2, ठीक है। क्लोरीन मोनोडेंटेट है, 1 × 2। बताओ वैल्यू कितना हो गया, 6। और अगर 6 है तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका हम लोग दो फॉर्म बनाते हैं, सिस और ट्रांस। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में सिस और ट्रांस। आप बताओ तो COX2Cl2 में सिस और ट्रांस किस लिगेंड पे डिपेंड करेगा, किस पे, Cl पर। क्यों, क्योंकि Cl का नंबर 2 है और ये मोनोडेंटेट है। यही तो मेन मंत्र था जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। और रिवीजन नहीं किए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे पलट करके, 48 घंटा के बाद में आ गए होंगे, तब फिर भौचक रह जाएंगे। और जहां हम आपकी तरफ में देखें, आपका नज़र जो है वो छुपने लगेगा, तो समझ में आ जाता है कि कमजोर कड़ी यहाँ पर है। आपको लगेगा कि अब हमसे पूछेगा लगता है, ठीक है, तब अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और बस वही बचाने में टीचर जो पकड़ लेता है कि आप पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, Cl, क्योंकि इनका नंबर 2 है। अब देखो बनाते हैं इनका सिस और ट्रांस। यहाँ CO है, इस जगह पर Cl डाल दिए, यहाँ Cl डाल दिए, इस जगह पर भी रख सकते हैं, कहीं और भी रख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए कि Cl डाल दिए। तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, OX। दो पोजीशन को कवर करेगा, याद आ रहा है 2 को क्यों कवर करेगा,
डाइडेंटेट है इसलिए। ये इनके ऊपर में कौन सा चार्ज है? 3-। बोलो ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है। दूसरा बना लेते हैं हम लोग ट्रांस का। यहां पर बनाते हैं ट्रांस या दूसरे पेज में बनाते हैं? CO यहां Cl यहां पर OX और इस जगह पर OX। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। इसके ऊपर में 3-। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। ये ट्रांस है। जबकि यहां जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो किसका था? सिस का था। और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस और ट्रांस इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये पता कैसे चलेगा कौन सुपर इम्पोजेबल और कौन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है? उसके अनुसार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब इसका इमेज बनाते हैं। इमेज पर लेटर को मत बना देना। इमेज आपको इमेज बनाना है सिर्फ उस कंस्टिट्यूएंट के पोजीशन का, क्योंकि एटम तो स्फेरिकल होता है और स्फेयर का तो अभी हम लोग बनाए, उसका मिरर इमेज भी वही रहेगा, सिर्फ पोजीशन के अनुसार से करेंगे। तो देखो यहां सेंट्रल मेटल कौन है? CO। तो यहां CO डाल दिए। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब पोजीशन यहां पर Cl है तो इसका इमेज भी कहां पर बनेगा? यहां पर Cl। इस जगह के Cl का यहां बनेगा, इस जगह के OX का इस जगह पर बनेगा। ठीक जा रहे हैं ना हम लोग? इसका इमेज यहां और इस तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां बने। ये बन गया OX और इनके ऊपर में चार्ज कौन सा है? 3-। एक ये बना सिस का। ट्रांस का भी उसी अनुसार से बनाएंगे। अब आप बताओगे कहां पर क्या लिखेंगे? जो एक का बनाया है तो दूसरे का ध्यान में आना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बताओ सेंटर मेटल कौन है? CO। CO को सेंटर में डाल दिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिए। यहां पर बोलो क्या लिखेंगे? Cl। यहां पर Cl। इस OX का इमेज यहां बनेगा, OX यहां, इस OX का इमेज यहां बनेगा यहां, और इनके ऊपर में कौन सा चार्ज आ गया? 3-। अब आप ये बताओ कि ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है इसका या नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि यहां से आप उठाओगे तो इमेज भी बिल्कुल उसी के जैसा है, उसको कवर करेगा। जबकि यहां पर बताओ ये सुपर है या नॉन सुपर? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। यानी यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेजेस। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो, और अगर ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो। और जो केमिकल सब्सटेंस सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, यहां ये बना सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इम्पोजेबल मिरर इमेज। वैसे केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। यानी ये माना जाता है कि ये दोनों एक ही केमिकल सब्सटेंस है, आइसोमर नहीं है। ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप बुक में देखेंगे तो एक क्वेश्चन है आपका कि व्हाई सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के लायक आंसर देंगे, ट्रांसफॉर्म सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज while cis form non superimposable mirror image, therefore it is optically active और वो ऑप्टिकली। चलो समझ में आया सब कुछ? फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर कहते किसे हैं? आइसोमर का मतलब ही हुआ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। यानी वैसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड
जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे वो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो और लीवो इन दोनों में कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे? तो डेक्स्ट्रो और लीवो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। वैसे सब्सटेंस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जिनका सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हम इससे अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब इतने को कॉपी कर लीजिए। इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग देखें, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हमने कह दिया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक स्टूडेंट बोला कि सर ट्रांस का अगर मान लीजिए कि सीएल को हम ऊपर नीचे रखे हैं, अगर सीएल को हम यहाँ और यहाँ रख दें तो भी ट्रांस बन जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ सीएल को रख करके जब इमेज बनाएंगे तब तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, तब क्या उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे? एक चीज़ ध्यान से सुनो, जितने भी सिस के पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, वो सब के सब हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल ही बनाते हैं, इसलिए उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। यानी एक भी स्ट्रक्चर अगर आपका सुपर इम्पोजेबल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में हो जाए। जैसे मेडिकली फिट करने के लिए, मान के आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि डिफेंस से एक जो है वो मेडिकली अनफिट होकर के आया, सामने वाला ने पूछा कि कल भी मेरा भी मेडिकल टेस्ट है, बताओ तुमको क्यों अनफिट किया गया? तो बताया कि मेरा फ्लैट फुट था, या मेरा साइड जो है वो 6x6 नहीं था, विजन 6x6 नहीं था, इस वजह से कर दिया। वो गया डॉक्टर के पास में और अपना चेक करवाया कि मेरा देखिए तो मेरा आई का विजन जो है वो आई साइड जो है वो 6x6 है या नहीं है। तो डॉक्टर बोला कि नहीं आपका परफेक्ट 6x6 है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो जिसका विजन 6x6 है, अब अगले दिन वो मेडिकल टेस्ट के लिए जाएगा तो क्या वो मेडिकल फिट ही हो करके आएगा या अनफिट भी हो सकता है? अनफिट भी हो सकता है, क्योंकि मेडिकल में एक लिस्ट होता है, पैरामीटर होता है, जिसमें से आई साइट एक फॉर्मेट है। यानी सब में अगर टिक 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 टिक, हाइट प्रॉपर है, सही है, वेट सही है, साइट सही है, फ्लैट फुट नहीं है तो ठीक है, तो सारा अगर टिक लगा तभी उसको मेडिकली फिट कहा जाता है। और किसी भी एक जगह पे क्रॉस लग गया तब उसे मेडिकली क्या कहा जाएगा? अनफिट कहा जाएगा। उसी तरीके से कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके सारे स्ट्रक्चर अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल बनाते हैं, जैसे कि सिस के केस में है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जबकि ट्रांस का तो देख रहे हैं कि यह स्ट्रक्चर इसका क्या बना रहा है? सुपर इम्पोजेबल, यानी कि एक क्रॉस लग गया, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रहेगा आपको। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर 4 है तो दो ज्योमेट्री होता है, स्क्वायर प्लेनर भी और टेट्राहेड्रल भी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्यों नहीं होता है? यहां बोर्ड पर देखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 लेते हैं तो इसमें दो ज्योमेट्री होता है। एक ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर अगर बनाएंगे तो ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये इसका पोजीशन 1 2 3 और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। टेट्राहेड्रल अगर ड्रॉ करेंगे, ये मान लें कि पोजीशन यहाँ पर ये 1 है, 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 हो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होता है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस किए कि सिस और ट्रांस आइसोमर यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे का रीजन समझो।
पिछले क्लास में बताए थे कि अगर ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है तो यहाँ देखो ये एडजेसेंट पर लगा हुआ है तो सिस पर, डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर लगा है तो ट्रांस, यानी कि यहाँ ये ट्रांस हो गया। ये कौन सा पोजीशन है? सिस। ये कौन सा पोजीशन है? सिस। ये क्या हो गया? ट्रांस। यानी कि इस स्क्वायर प्लानर में सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है, तो आइसोमर बन गया। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को लेकर के चलते हैं। टेट्राहेड्रल ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे आप, वेस्पर थ्योरी। यहाँ पर ये देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पर हर एक एंगल ये 109.5 डिग्री का है। अब आप बताओगे जो दो पोजीशन को लेंगे कि वो एडजेसेंट है या फिर डायगोनल अपोजिट है। अगर एडजेसेंट होगा तो क्या बोलना है? सिस, और डायगोनल अपोजिट होगा तो ट्रांस। बताओ ये दोनों पोजीशन क्या होगा? सिस। ये दोनों पोजीशन, ये दोनों पोजीशन, ये दोनों, ये देख रहे हो सब में क्या बन रहा है? सिस। इसको इसके साथ कंपेयर कर दिए तो भी सिस, इसके साथ किए तो भी सिस, इसके साथ किए तो भी सिस। कंक्लूजन क्या आया? इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑल 4 पोजीशन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये चारों का चारों पोजीशन जो है एक दूसरे के एडजेसेंट में है। इट मीन्स ओनली सिस इज पॉसिबल एयर। तो जब ट्रांस बनेगा ही नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कैसे? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो तब होगा जब एक सिस होगा और दूसरा क्या होगा? ट्रांस। देयर इज नो प्लेस फॉर अल्टरनेट पोजीशन। इसमें कोई अल्टरनेट पोजीशन नहीं हो सकता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? देखिए लिखवा देते हैं इस बात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको